नमस्कार। यूपी में आज क्या चल रहा है, सूर्या केस से लेकर अखिलेश यादव के डर तक बताएंगे आपको कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के खास शो चार के चक्रव्यूह में। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। चार के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात गाजियाबाद के सूर्या केस की, जहां 17 साल के सूर्या की बेरहमी से जान लेने के बाद अब बड़ा खुलासा हुआ है। तो क्या खुलासा हुआ है, क्या कहा सूर्या के परिवार ने और राजनीति कैसे गरमाई है, इस केस को लेकर बताएंगे आपको पूरा मामला। दूसरी खबर कासगंज से आ रही है, जहां यूपी एटीएस ने पाकिस्तान से जुड़े चौथी पास शहबाज सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया। तो शहबाज ने क्या गद्दारी की थी और एटीएस की जांच में अब क्या खुलासा होने वाला है, बताएंगे आपको सब कुछ। तीसरी खबर समाजवादी पार्टी से जुड़ी है। अखिलेश यादव ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा बेईमानी से चुनाव जीतती है और भू माफिया खनन माफियाओं को दे रही है संरक्षण। तो अखिलेश ने और क्या कुछ कहा, भाजपा ने क्या कुछ जवाब दिया और ये बयान 2027 की सियासी जंग में कितना असर डालेगा, बताएंगे आपको सब कुछ। चार के चक्रव्यूह के आखिरी में बात कुशीनगर की, जहां एक बड़े ठगी रैकेट का भांडाफोड़ करते हुए पुलिस ने 453 से ज्यादा नेपाली नागरिकों को बंधक बनाए जाने से छुड़ाया है। तो क्या था पूरा साजिश का खेल, गिरोह कैसे काम करता था, पुलिस की छापेमारी में क्या क्या निकला, बताएंगे आपको पूरा मामला। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं चार का चक्रव्यूह। चार के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात गाजियाबाद के खोड़ा की, जहां सूर्या केस में बड़ा खुलासा हुआ। 17 साल के गुनहगारों पर हुई कार्रवाई के बाद अब पुलिस प्रशासन ने बताया कि जो मुख्य आरोपी असद था, उसके 45 साल के अब्बू नवाब ने असद को सूर्य की जान लेने के लिए उकसाया था। असद के अब्बू नवाब ने अपने बेटे असद को बकरीद के दिन कहा था कि उसकी कहानी खत्म कर दो। जैसी ये बात सूर्या के पिता और बाकी लोगों को पता चली, सबका खून खौल गया। सूर्या के परिजनों का गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच गया। जब सूर्या के परिवार वालों से पत्रकारों ने इस मुद्दे पर बातचीत की तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि असद के एनकाउंटर से संतुष्टि नहीं मिली है। हम चाहते हैं कि असद के अब्बू और हमारे बेटे को मारने वाले के मास्टरमाइंड का भी एनकाउंटर होना चाहिए, उसी तरह से हो। और इतना ही नहीं, जो लोग सूर्या के गुनहगार हैं उन सबका एनकाउंटर होना चाहिए, इसकी मांग उठाई जा रही है। साथ ही बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन लगातार इस मामले को लेकर सख्ती बरतते हुए है। मुख्य आरोपी असद के एनकाउंटर के साथ साथ उसके अब्बू और बाकी के आरोपियों को भी जेल भिजवा दिया गया है। इस मामले को लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रिया भी आ रही है। लोग कह रहे हैं कि अब्बू की मानसिकता कट्टरपंथियों वाली थी, इसीलिए अपने बच्चे को भी उकसाया था और उसने कई महीने पुराने कहा सुनी की बात याद करके इस घटना को अंजाम दे दिया। पर सोचने वाली बात है कि असद को एक बच्चा भी कैसे कहा जा सकता है। एनकाउंटर के दौरान पुलिस के हाथ असद की बंदूक लगी थी। एक लड़का जिसने ये कहकर सूर्या को घर से नीचे बुलाया कि तुमने कभी बकरे को कुर्बान होते हुए देखा है, और उसने नहीं कहने पर 1 सेकंड नहीं लगाया उसका गला रेतने में। एक बार नहीं सोचा कि इसके आगे क्या होगा। गाजियाबाद से बंदूक लेकर भागने की तो उसने पूरी कोशिश की, लेकिन वो कोशिश धरी की धरी रह गई। अब आपको बता दें कि इस मामले पर राजनीति कैसे हुई। एक तरफ भाजपा नेता संगीत सोम ने इस मामले पर भड़कते हुए कहा कि अगर इस तरीके की मानसिकता के लोग यूपी और देश में पनपेंगे तो किस तरीके का आतंकवाद होगा, ये कल्पना करना मुश्किल है। जिस तरीके से बकरीद के दिन एक नाबालिग बच्चे को बेरहमी से काटा गया, वो बर्दाश्त से बाहर है। इसीलिए बाकी आरोपियों का भी एनकाउंटर होना चाहिए और बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए।
वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने फिर वही कहा जो उनके वोट बैंक की राजनीति को सूट करता है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि योगी प्रशासन ने सूर्या के गुनहगारों का एनकाउंटर किया, वो अच्छी बात है, लेकिन हमेशा कार्रवाई 72 घंटे के अंदर की होती है जब बात मुसलमान की होती है। हिंदू के एनकाउंटर तो जल्दी नहीं होते। अब कोई समाजवादी पार्टी से पूछे कि क्या विकास दुबे मुसलमान था? एनसीआरबी की रिपोर्ट जो यूपी में कानून व्यवस्था कैसी है वो चीख चीख के बताती है। क्या उसमें सब मुसलमान हैं, हिंदू नहीं हैं? इन्हें अपनी राजनीति करने से पहले ये समझना चाहिए कि अपराधियों का कोई धर्म नहीं होता और कानून की गोली धर्म देखकर नहीं, अपराध देखकर उठती है। खैर, अब इस मामले पर क्या योगी ट्रीटमेंट होगा असद के अब्बू के साथ और सियासत कैसे और इस मामले पर गरमाती है, यह अभी देखना बाकी है। बढ़ते दूसरी खबर की ओर जो कासगंज से है। इन दिनों लगातार यूपी एटीएस की टीम हर गली हर मोहल्ले से उन पाकिस्तान के मददगारों को पकड़ने में जुटी है जो भारत में रहकर भारत का खाकर भारत से गद्दारी करते जा रहे हैं, जो भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन गए हैं। और इसी नैरेटिव के साथ एक्टिव एटीएस को ये पता चला कि कासगंज में कोई तो है जो भारत के साथ गद्दारी कर रहा है। फिर क्या था? यूपी एटीएस ने गाड़ी उठाई और चुपचाप एक झोपड़ी से चौथी पास शहबाज सिद्दीकी को दबोच लिया। ये शहबाज सिद्दीकी जो आपको तस्वीरों में दिख रहा है वो बहुत गरीब घर से है। इसका परिवार भी उसी टूटी फूटी झोपड़ी में रहता है। यूपी एटीएस ने उसके पास से 2 फोन बरामद किए जिसे उसने मजदूरी से खरीदा था, जिसे खोलते ही एटीएस तो दंग रह गए। शहबाज के फोन में जब इंस्टाग्राम खोला गया तो उसमें दिखा लश्कर-ए-तैयबा का फाउंडर मोहम्मद उमर, जिसे शहबाज की बातचीत कई मुद्दों पर होती थी। सारी बात करके शहबाज मैसेज डिलीट कर देता था, लेकिन उससे लगा कि ये मैसेज रिकवर तो हो ही नहीं सकते, जो उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। जब यूपी एटीएस ने मैसेज रिकवर किए तो उसमें दिखा कि शहबाज ने 14 फरवरी को मोहम्मद उमर से बातचीत में कहा कि आज पुलवामा का दिन भले ही है, भारत के लिए काला दिवस का दिन हो, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी सफलता थी। यही नहीं, शहबाज पाकिस्तानियों के लिए भारत के इंपॉर्टेंट डेटा कलेक्ट करता था, उन्हें भेजता था। जब यूपी एटीएस शहबाज को दबोचने के लिए आई तो शहबाज के परिजनों के होश उड़ गए। शहबाज की मां का कहना था कि उन्हें इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। शहबाज की मां को लश्कर-ए-तैयबा के बारे में कुछ नहीं पता था। यही बात शहबाज के मामा ने भी कही। उन्होंने कहा उन्हें नहीं पता कि आखिर लश्कर-ए-तैयबा है क्या, कौन और क्या शहबाज उनके लिए करता था। हालांकि अब शहबाज यूपी एटीएस की गिरफ्त में है। यूपी एटीएस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर शहबाज ने सरहद पार करके आतंकियों से गले क्यों और कब लगाया, वो चाहता क्या था और उसने कौन कौन सी भारत की डिटेल पाकिस्तान भेजी है। अब इस जांच में आगे क्या कुछ खुलासा होता है, क्या कुछ सामने आता है, ये अभी देखना बाकी है। खबरों में अब बात समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की, जिन्हें चुनाव से पहले ही चुनाव का डर सताने लगा है। अब यही डर सबके सामने आ गया है। दरअसल अखिलेश यादव ने भाजपा पर बड़े बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा बेईमानी से चुनाव जीतती है। हरदोई के भाजपा विधायक के तिकड़म वाले बयान को लेकर अखिलेश ने हमला बोलते हुए लिखा कि भाजपा सरकार में तहसील भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए हैं। अखिलेश ने आरोप लगाया कि भाजपा भू माफिया और खनन माफिया को संरक्षण दे रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा इस जमीनों पर कब्जा और लूट कर रहे हैं। अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज जैसे पवित्र स्थलों को भी नहीं छोड़ा गया। अखिलेश यादव का कहना है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में जनता भाजपा की सारी तिकड़म निकाल देगी। भाजपा हारेगी और फिर कभी सत्ता में नहीं आएगी। समाजवादी पार्टी अब लगातार इसी मुद्दे पर विपक्षी स्वर में हमला बोल रही है।
ये बयान आते ही सियासी गलियारों में बवाल मच गया। भाजपा इसे चुनावी हार का डर बता रही है, जबकि सपा इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बता रही है। अब देखना यह होगा कि यह मुद्दा कितना गर्माता है, कहां तक जाता है और इसका यूपी चुनाव में क्या असर होता है। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात कुशीनगर की, जहां से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 450 से ज्यादा नेपालियों को कब्जा मुक्त किया गया। दरअसल एक अंतरराष्ट्रीय ग्रुप को एक बिजनेस मॉडल हाथ में लगा। बिजनेस मॉडल ये था कि अगर वो कम पढ़े लिखे लोगों को पैसे का लालच देकर उनसे पैसे ऐंठे तो वो अमीर हो जाए। बस फिर क्या था, उन्होंने इस बिजनेस मॉडल को एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया, यानी कि जमीनी स्तर पर उतारना शुरू कर दिया। सबसे पहले इस गिरोह ने नेपाली लोगों को टारगेट किया। उन्होंने सोचा कि ये लोग कम पढ़े लिखे हैं, अगर इन्हें पैसा दिखाकर पैसा लिया जाएगा तो भी इन्हें पता नहीं चलेगा। जिसके बाद ये गिरोह अपने काम पर लग गया। ये गिरोह देखता था कि कहाँ कम पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें एफिलिएट मार्केटिंग या कहे डिजिटल मार्केटिंग सिखाया जा रहा था कि अगर आप एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट कर 3 लोगों को जोड़ोगे तो आपका पैसा 2 गुना हो जाएगा। तो गांव से जुड़े गरीब लोग पैसे की लालच में पैसा लगाना शुरू कर दिया। किसी ने घर बेचा, किसी ने जमीन बेची, किसी ने सोना चांदी बेच दिया। जिसके पास जो था पैसे जुटाने के लिए उसने वो रास्ता चुना, उसने वो किया। लेकिन कहते हैं ना, पापों का घड़ा एक दिन जरूर फटता है, और वही हुआ, पापों का घड़ा भरा। कुशीनगर की पुलिस को पता चला कि ऐसा कुशीनगर में हो रहा, और इस गिरोह ने 450 से ज्यादा नेपालियों को अपने गिरफ्त में ले लिया है। जिसके बाद पुलिस ने सोचा कि छापेमारी तो करनी पड़ेगी। एक छापेमारी मॉडल हम भी बना लेते हैं, जिसमें कुशीनगर पुलिस तो होगी ही, साथ ही साथ स्वाट टीम और एसटीएफ की टीम को भी लाया जाएगा, ताकि सब मिलकर इस गिरोह को पकड़ पाए। और ऐसा ही हुआ। पूरी प्लानिंग के साथ गिरोह के ठिकाने पर छापेमारी की गई, जहां 450 नेपाली भी मिले। साथ ही लैपटॉप, जमीन के कागजात, आधार कार्ड्स, लाखों की सोना चांदी और करोड़ों की नकद बरामद की गई। साथ ही इस गिरोह को जेल में भी ठूस दिया गया। साथ ही पुलिस अब ऐसे और भी नेटवर्क की जांच कर रही है जो उसके साथ थे या मिले हो सकते हैं। अब ये नेटवर्क यूपी पुलिस कैसे और कब तोड़ पाती है, ये अभी देखना बाकी होगा। तो 4 के चक्रव्यूह में आज के लिए बस इतना ही। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं कि चारों खबरों में से कौन सी खबर आपको सबसे ज्यादा जरूरी लगी। धन्यवाद।